में बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ जाते हैं। कुछ ऐसी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जो हमें ईयर एंड पे करनी होती है। उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती है कि सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं प्रॉपरली, और उसके बाद अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है ये इस पर्टिकुलर ईयर की सारी ट्रांजैक्शंस कवर कर रही है। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, उसके बारे में हम आगे लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन प्रीवियसली बात करते हैं कि इन ट्रांजैक्शन को, इन एडजस्टिंग एंट्रीज को ईयर एंड पे परफॉर्म करने का पर्पस क्या है। उनका पर्पस ये है कि अकाउंटिंग में हम एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे होते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। आगे लेक्चर्स में हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज में मैचिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल में ये बात होती है कि आपका रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस जिस साल में इनकर्ड होंगे उसी साल में रिकॉर्ड होंगे। क्लियर? जो आपके रेवेन्यूज और जो आपके एक्सपेंसेस जिस साल में क्रिएट होंगे उसी साल में आपके रिकॉर्ड होंगे। और यहाँ पे आपको ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस चल रही होती हैं जिनकी आपको एडवांस पेमेंट मिलती है, या फिर वो ट्रांजैक्शन आपने कर दी है, पैसे आपको बाद में मिलेंगे। एग्रीड? बिजनेस तो कंटिन्यूटी बेसिस पे चलता रहता है, तो इस तरीके से तो चीजें चल ही रही होती हैं। कुछ आपको पेमेंट एडवांस दिसंबर में मिल जाती है सारी, और कुछ दिसंबर की ट्रांजैक्शंस की पेमेंट आपको जनवरी में जाके मिलती है। क्लियर? लेकिन जब आप ईयर एंड करते हो 31 दिसंबर 2010 पे आप ईयर एंड कर रहे हो, तो वहां पे आपको ये एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ती हैं कि जहां से आपको पैसा नहीं मिला आप उनको पोस्ट करोगे अकॉर्डिंगली, और जहां से आपको एडवांस पेमेंट मिली हुई है वो भी आप एडजस्ट करोगे अकॉर्डिंगली। क्लियर? आई होप सो यहाँ पे आपको बातें समझ आ रही होंगी कि एडजस्टिंग एंट्रीज का पीछे पर्पस क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले जनरलाइज ऑफ ट्रांजैक्शंस है, फिर उनको लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बन गया। अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज परफॉर्म करेंगे और उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद वही प्रोसीजर है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। अब ये जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग जो बन रही होगी और जो रिफ्लेक्ट कर रही होगी, ये ट्रू रिफ्लेक्ट कर रही होगी थ्रू आउट द ईयर। जो ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी की सारी इसके अंदर होंगी। इसके अंदर वो भी होंगी जिनके पैसे कलेक्ट नहीं हुए, इसके अंदर वो भी हम खत्म कर देंगे जिनसे हमने एडवांस कलेक्शन की है, जो कि इस साल की नहीं है, वो पेमेंट अगले साल की है, इस साल की नहीं है, तो हम उसकी भी एडजस्टमेंट कर चुके होंगे। क्लियर? ये तो था सारा पीछे बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सारी एक्रूअल्स की और प्रीपेड्स की। क्लियर? एक्रूअल्स की ट्रांजैक्शन इनकर्ड हो चुकी है लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। प्रीपेड्स हमारी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं और उनकी अभी तक इनकर्ड नहीं हुई है लेकिन पेमेंट आ चुकी है। एग्जांपल से सपोर्ट करूंगी मैं अगली स्लाइड में। Accruals and prepays. Accrual methods, accounting methods that record revenue and expenses when they are incurred, regardless of when cash is exchanged. Cash आपका कब आता है, कब नहीं आता, ये पर्पस नहीं होता। आपका एक्सपेंस हुआ है, आपका रेवेन्यू इनकर्ड हुआ है, तो फिर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे उसी साल में जिस साल में हुआ है। क्लियर? ये तो बात हो गई एक्रूअल्स की। अब बात करते हैं प्रीपेड की। A prepaid is a type of asset on the balance sheet that results from a business making advance payment for goods and services to be received in future. कि goods और services हम फ्यूचर में देंगे, आज नहीं देंगे, लेकिन उनकी आज पेमेंट हो चुकी, तो उसकी आज पेमेंट आई है तो हम उसको बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे क्योंकि वो इस साल की तो नहीं है। क्लियर? At the end of the period, we need to make adjusting entries to get the accounts up to date for the financial statement. हम एडजस्टिंग एंट्रीज इसीलिए करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए। आज की तारीख में जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो बिल्कुल आज की तारीख के ही अकाउंट्स हैं। क्लियर? फर्दर बात करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज की। एडजस्टिंग एंट्रीज आर नीडेड whenever revenue or expenses affect more than one accounting period. अभी हमने मैचिंग प्रिंसिपल की बात की। मैचिंग प्रिंसिपल में यही होता है जिस पीरियड का है इनकर्ड हुआ उसी पीरियड में वो रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे ये एडजस्टिंग एंट्रीज का मकसद यही होता है कि कोई रेवेन्यू कोई एक्सपेंस ऐसा है
जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड को इफेक्ट कर रहा है। क्लियर? अब वो अक्रूवल भी हो सकता है, वो प्रीपेड भी हो सकता है। एग्रीड? आगे बात करते हैं। एवरी एडजस्टिंग एंट्री इन्वॉल्व अ चेंज इन आइदर रेवेन्यू और एक्सपेंस एंड एन एसेट और लायबिलिटी। कोई भी एडजस्टिंग एंट्री होगी तो उस एंट्री का वही डबल इफेक्ट होगा जो पहले हर ट्रांजैक्शन का होता है। तो यहाँ पे जो एडजस्टिंग एंट्रीज का डबल इफेक्ट होगा, उसका एक इफेक्ट रेवेन्यू और एक्सपेंस में से होगा, दूसरा इफेक्ट एसेट या लायबिलिटी में से ही होगा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ रही है? जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी डबल इफेक्ट आ रहा होगा, या तो वो रेवेन्यू और एक्सपेंस में से होगा और दूसरी उसकी एंट्री या तो एसेट साइड होगी या लायबिलिटी साइड होगी। फर्दर डिस्कस करेंगे हम आगे स्लाइड्स में कि यहाँ पे ये कैसे ट्रांजैक्शंस आती हैं। टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। सबसे पहले कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस, नेक्स्ट कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू, थर्ड accruing unpaid expenses, then accruing uncollected revenues। ये 4 टाइप्स हैं एडजस्टिंग एंट्रीज के। इन 4 टाइप्स को डिटेल में एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, converting assets to expenses। Some cash expenditures are made to obtain benefits for more than one accounting period। क्लियर? इसमें डेप्रिसिएशन आ गए, ऑफिस सप्लाईज आ गए, एक्सपायरिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हम करते हैं जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 पीरियड मिलता है। लाइक हम अपने एसेट्स परचेज करते हैं और एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ होती है 2 years, 5 years, 10 years, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एसेट। तो एसेट हमने परचेज किया है, हमने खर्चा किया है, बट ये मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है। तो हम इसको एडजस्टिंग एंट्रीज में इस तरह से लेते हैं कि जिस साल हमने जितना यूज किया उस साल उसी में रिफ्लेक्ट करेंगे। हम अगले साल जितना यूज करेंगे वो अगले साल में आएगा। इसके कुछ एग्जांपल हैं डेप्रिसिएशन, ऑफिस सप्लाईज एंड एक्सपायरिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब हम थोड़ा सा ट्रांजैक्शन की तरफ देख रहे थे। इनका फॉर्मेट बिल्कुल वही होता है, इन ट्रांजैक्शन का वही जनरल बनाते हैं। डेट लिखेंगे, टाइटल ऑफ अकाउंटिंग आएगा, नीचे एक्सप्लेनेशन आएगी, डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जनरल का जैसा फॉर्मेट होता है वैसे ही इनका फॉर्मेट होगा। और ये एडजस्टिंग एंट्रीज बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगी। अब जो हम पिछले बात करके आए थे फर्स्ट कन्वर्टिंग एसेट टू एक्सपेंस, तो हम एग्जांपल के साथ अब सपोर्ट करके पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे। इनिशियली कॉस्ट दैट बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड एज एसेट्स। पिछली स्लाइड में मैंने अभी आपको बात की, जो हमारे एसेट्स होते हैं वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड यूज कर रहे होते हैं हम लोग। क्लियर? अब सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एग्जांपल में सबसे पहली ट्रांजैक्शन आ रही है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का पूरा अमाउंट आ रहा है 2400, हमने पे की है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमने पे की है 2400 और उसमें से हमारा कैश डिडक्ट हो गया, क्रेडिट हो गया 2400। क्लियर? ये थी ईयर 1 की इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने इतना अमाउंट पे किया है। डन? आगे अब इसमें हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। जिस तरह से एग्जांपल में हमने डेप्रिसिएशन उठाई थी, तो डेप्रिसिएशन का फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट टू एक्सपेंस। हम एक एसेट परचेज करते हैं, उसकी एक यूजफुल लाइफ होती है और उसकी एक कॉस्ट आती है। उस कॉस्ट को हम एनुअल बेसिस पे एलोकेट कर रहे होते हैं। क्लियर? जब उसकी एलोकेशन कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम उस एसेट की कॉस्ट को एनुअल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। Depreciable assets are physical objects that retain their size and shape but lose their economic usefulness over time। वक्त के साथ साथ हम कोई एसेट परचेज करते हैं, वो वक्त के साथ साथ अपनी यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट होता रहता है। क्लियर? अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन इज ओनली एन एस्टिमेट। यहाँ पे हम सिर्फ एस्टिमेशन कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि हम एक्सपर्ट से जब एसेट परचेज करके आते हैं तो एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं, आप बताएंगे एसेट अच्छी हालात में कब तक यूज होगा। वो कहेगा 2 साल के लिए यूज होगा, तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसकी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। पहले साल में इतना यूज किया, दूसरे साल में इतना यूज किया। अब हमारे पास जो बचा सेकेंड ईयर के एंड पे जो हमारा बचा, हम उसको अगर मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू हमें मिलेगी, हम उसको गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल करेंगे। क्लियर? इसको हम आगे फर्दर और डिस्कस करेंगे।
जो हमारे यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में अकाउंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी, और जिनको नहीं समझ आ रही है उनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इन चीजों को। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल है। On May 2nd, 2005, Hayat and Company purchased a lawn mower with useful life 50 months for 2500 cash. 2500 कैश में हमने एक लिया, उसकी यूजफुल लाइफ है 50 मंथ्स के लिए हम यूज करते हैं उसको। यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट मंथली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका क्या है, उसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है। अभी हम आगे लेक्चर्स में डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स इंप्लीमेंट होते हैं और किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एसेट है डिवाइडेड बाय उसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे। 24,500 को हमने 50 से डिवाइड कर दिया, पर मंथ डेप्रिसिएशन आ गई $50। एग्रीड। अब इसका मतलब मंथली बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स बनाते जाएंगे और मंथली बेसिस पे ये 50 रुपीज माइनस होते जाएंगे और 50 मंथ्स पे ये कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। डन। यहाँ पे इसकी कुछ एंट्रीज पोस्ट कर रहे हैं। कैसे? डेप्रिसिएशन इज ओनली एन एस्टिमेट। JJ लॉन मूवर सर्विसेज वुड मेक द फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्रीज। इसने क्या किया है, एडजस्टिंग एंट्री की है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, नाम का एक ही बात है, हयात एंड कंपनी आ रहा है और जेजे कंपनी आ रही है, दोनों का बात एक ही है। वो थोड़ा सा नाम एडिटिंग में मसला हो गया। तो एक ही कंपनी है, उसने लॉन मूवर परचेज किया है, हम अब इनकी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। वही जर्नल का फॉर्म है सारा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कि हमने इस महीने ये 50 रुपीज, ये जो $50 है ये हमने कंज्यूम कर दिया, तो ये हमारा एक्सपेंस है, हम इसको डेबिट कर रहे हैं। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक इक्विपमेंट में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से 50 क्रेडिट कर रहे हैं कि उस एसेट की लाइफ अब पहले से अब $50 कम हो चुकी है, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। टू रिकॉर्ड 1 मंथ डेप्रिसिएशन। ठीक, यहाँ से हम उसको एक्सपेंस आउट करते जाएंगे डेबिट में, वहां से क्रेडिट में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते जाएंगे, जो कि हमारे इक्विपमेंट से लेस होती जाएगी। और 25 मंथ्स के बाद, सॉरी 50 मंथ्स के बाद हमारी ये कॉस्ट फुल्ली एलोकेट हो चुकी होगी। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप 2, कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। हमारी लायबिलिटीज है जो हम रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। समटाइम्स कंपनी कलेक्ट कैश फॉर विच द गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड इन सम फ्यूचर पीरियड। हम क्या करते हैं, कभी कभार हम अपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और उनको बाद में गुड्स देते हैं। तो जब हम एडवांस पेमेंट ले लेते हैं तो वो हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट होती है, और आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लायबिलिटी हमारी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है, सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जब हम उनको गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? सच रिसिप्ट्स ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग कैश। कैश हमारे पास आ गया, हम कैश को डेबिट करें और क्रेडिट कर रहे हैं लायबिलिटी का अकाउंट, जिसमें अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट में एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर? समझ आ रही है बात यहाँ पे? अब हम एग्जांपल्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो रेंट हमारे पास एडवांस में रिसीव्ड होता है, लेकिन बाद में वो मंथ पूरा होता है तो एक्सपेंस आउट बाद में करेंगे, लेकिन जब तक हम एडवांस में लेके बैठे हुए हैं हमारी लायबिलिटी है। एयर टिकट्स सेल, एयरलाइन टिकट सेल्स। एयरलाइन के टिकट्स हम पहले से सोल्ड करके कस्टमर से अपने पैसे सारे कलेक्ट करके रख लेते हैं, बाद में उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्पोर्ट्स टीम्स सेल्स ऑफ सीजन टिकट्स। स्पोर्ट्स में भी इसी तरीके होता है। क्लियर? उसमें भी हम अपने सारे टिकट्स पहले एडवांस में सोल्ड कर देते हैं और बाद में उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी एंट्री हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगी। पिछली स्लाइड में मैंने आपसे डिस्कस किया है। इनिशियली रेवेन्यू दैट बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड एज लायबिलिटीज। कोई ऐसा रेवेन्यू जो इनिशियली एडवांस पेमेंट रिसीव हो गई है हमारी, तो वो हमारे पास लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगी। लेट सपोज हमें कहीं से एडवांस में रेंट मिला है, तो हमारे पास जो कैश आया है तो वो कैश डेबिट में 6000 हो जाएगा, अनअर्न्ड रेंटल रेवेन्यू के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। अभी तक ये अनअर्न्ड है, इसीलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा है, इसीलिए कि हमारी ये लायबिलिटी है। क्लियर? कलेक्टेड 6000 इन एडवांस फॉर रेंट। डन?
अब इसकी मंथली ट्रांजैक्शंस जो जनवरी के दिन मंथली ट्रांजैक्शंस क्या होंगी आप वो समझे। ओवर द टाइम द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज इट इज अर्न। जैसे ही वो अर्न हो जाएगा हम क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, मंथली एडजस्टिंग एंट्री फॉर रेंट रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेंटल रेवेन्यू 500, मंथ पूरा हो गया, मंथ की 500 थी, क्लियर, ओवरऑल 6000 थी, मंथ की 500 थी। अब जो मंथ की 500 आ रही है तो अनअर्न्ड रेवेन्यू रेंटल को हमने डेबिट कर दिया यहाँ पे, तो वो खुद ब खुद 500 से कम हो जाएगा और रेंटल रेवेन्यू हमारी रेवेन्यू आ गया, हमारी इनकम जनरेट हो गई, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा है 500। अल्टीमेटली हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, अल्टीमेटली वही ट्रांजेक्शन आ रही है कि हमारे पास कैश आ रहा है 500 का और रेवेन्यू, हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सामने 500 का। ये एडवांस पेमेंट आ रही है तो इसीलिए डबल एंट्री बन रही है। अगर डबल एडवांस नहीं आती तो हमारी सिंगल एंट्री बनती कि 500 की हमारे पास कैश आ रहा है और 500 का हमारा रेवेन्यू क्रिएट हुआ है, क्लियर।